नमस्कार बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मौर्य काल पे चल रहा है और मौर्य काल में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, जैसे कि मौर्य काल के इतिहास के संबंधित ऐतिहासिक स्रोत। मौर्य काल के बारे में हमें कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं जिसके आधार पर उस काल की जानकारी मिलती है। उस काल में संस्थापक कौन था, मौर्य काल का जो संस्थापक है वो कौन था, या मौर्यकालीन जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उसके बारे में, उनकी धार्मिक विचारों के बारे में, उनके धर्म के बारे में और धर्म के लिए जो उन्होंने प्रोत्साहन वो जो कार्य किए हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने मौर्यकालीन कला में भी पढ़ा, कला में स्थापत्य कला, स्तूप आदि के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है, या एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं। मौर्य काल जो प्राचीन काल का काल है उसमें शिक्षा का जनसाधारण में प्रचार था। यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सड़कों पर दूरी सूचक पत्र लगे थे। ये जनसाधारण को दूरी की जानकारी देने के लिए लगाए गए थे। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख भी जनसाधारण के लिए ही थे। इससे पता चलता है कि सामान्य जन अभिलेखों पर अंकित उपदेशों को पढ़कर समझ सकते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ऐतिहासिक, उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उस अभिलेखों की जो लिपि थी, अभिलेखों की जो जन भाषा थी वो जनसाधारण की थी। उस पे जो उपदेश लिखे हुए होते थे वो किया है कि अशोक काल में साक्षरता की प्रतिशत दर ब्रिटिश कालिक अनेक प्रांतों की दर से ऊंची थी। यूनानी लेखकों के अनुसार ब्राह्मण दार्शनिक उपाध्यायों वनों में ज्ञान का दान करते थे। इनके आश्रमों में रहकर ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुओं को, जो गुरु थे उनको राज्य से सहायता मिलती थी। आश्रम का जीवन नियमित शिक्षा और ज्ञानजन के प्रमुख केंद्र थे। ये पहले से प्राचीन काल में ये चलता था कि जो भी राजा के पुत्र होते थे वो विद्या अध्ययन के लिए गुरु के समीप ही जाते थे, और उनको ये जो गुरु के समीप जाने का उपनयन संस्कार में आता है कि गुरु के समीप जो शिक्षा लेके प्राप्त करते हैं उसे उपनयन कहा जाता है। और गुरुओं को राज्य से सहायता भी मिलती थी। उनके आश्रम में जो खर्चा चलता था उसको राजा उनको सहायता देते थे। प्रथम इसमें 2 प्रकार के विद्यार्थी आते थे। प्रथम कोटि के विद्यार्थी आचार्य को शुल्क देकर दिन भर पढ़ते थे। इन्हें आचार्य भागदायक कहते थे। यानी पहले जो श्रेणी में है विद्यार्थी व आचार्य को शुल्क देकर दिन भर पढ़ते थे, इन्हें आचार्य भागदायक कहते थे। दूसरी कोटि के विद्यार्थी निर्धन होते थे। ये लोग दिन में आचार्य की सेवा करते थे और रात को शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आपने देखा होगा कि जो प्राचीन काल के जितने भी नाटक हैं उसमें, और या आपने कहीं पढ़ा होगा कि उस समय के जो गुरु के समीप के वो जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे, पहला तो इसमें बताया कि वो शुल्क देकर दिन भर पढ़ते थे जिनके पास पैसा होता था। दूसरे जो निर्धन थे उनके पास पैसा नहीं, वो गुरु के काम जैसे आश्रम की साफ सफाई करना, पानी भरना, भिक्षा मांगना, ये कार्य करते थे और रात को शिक्षा ग्रहण करते थे। ये मौर्य काल में है, मौर्य काल में है, अन्य काल में नहीं। इस काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल राज प्रसन्नजीत और मगध के राजवेद जीवक ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, और यहाँ पर जो कौशल नरेश था, प्रसन्नजीत और मगध का जो राजवेद जीवक ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं अध्ययन करता था।
इसको आप नोट करेंगे कि चंद्रगुप्त का जो अध्ययन केंद्र था वो तक्षशिला था। कौटिल्य तक्षशिला में अध्यापन कराता था, वो आचार्य था वहाँ का। शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और साहित्यिक होती थी। मेगस्थनीज ने लिखा है कि शिक्षा का प्रसार था। यूनानी लेखकों के अनुसार बालिकाएं ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके श्रमणों के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करती थी। शिक्षा विद्या समाप्त करने के पश्चात दक्षिणा के रूप में अवश्य ही कुछ राशि या वस्तु भेंट करती थी। यानी आपने पहले भी सुना है इस बात को कि दक्षिणा, गुरु दक्षिणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब उनकी शिक्षा संपन्न होने पर गुरु को दक्षिणा देते थे, और दक्षिणा के रूप में जो गुरु उस समय कहते थे वो उसको दे देते थे। अध्ययन के विषय में अनेक और व्यापक थे। वैदिक साहित्य, धर्म सूत्र, स्मृति, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र, राजनीति, दंड नीति के अध्ययन के महत्वपूर्ण विषयों में गणना की गई। राजकुमारों के लिए उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा भी आवश्यक विषय था। मिलिंदपन्हों में चतुर्वर्ण के अध्ययनों के विषय का उल्लेख है। वैश्य और शूद्र को केवल कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदि के बारे में अध्ययन कराया जाता था। उस काल का जो सिस्टम था उसमें ये था कि भाई जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। यानी ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हुआ है तो उसका कार्य यज्ञ, पाठ, पूजा, हवन इत्यादि कराना। क्षेत्रीय में हुआ है तो उसका कार्य है युद्ध रणनीति को सीखना, रक्षा करना, बलिष्ठ बनना। और जो वैश्य हैं उनका कार्य कृषि, और शूद्र की भी उस समय स्थिति वो पशुपालन आदि के का कार्य करता था। तो साहित्य उस काल में कैसा था? तो साहित्य के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इस काल में प्रमुख साहित्यकार हुए थे। और चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना, जो तत्कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत हैं, इसको आप नोट कर लेना कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी उस वस्तु का सर्जन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगली तिस थे। इतिहास में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, मैंने पहले भी बताया था। प्रथम अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के समय, और चतुर्थ कनिष्क के समय, यानी एक के। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो वो किसके समय में हुआ है? अशोक के समय, और इसका अध्यक्ष मोगली तिस थे। पतंजलि के महाभाष्य की रचना भी मौर्य काल के अंतिम चरण में हुई। पाणिनीय व्याकरण पर कात्यायन का भाष्य भी इस युग की रचना मानी जाती है। नंद और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और बिंदुसार के ब्राह्मण मंत्री सुबंधु का उल्लेख संस्कृत ग्रंथ व्रत कथा, हरिशरण कृत जैन ग्रंथ व्रत कथा कोश और बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प में आया। अभिनव गुप्त के नाट्यशास्त्र के भाष्य अभिनव भारती में सुबंधु को महाकवि कहा गया। जैन धार्मिक साहित्य के सर्जन एवं संकलन की दृष्टि से ये काल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचरांग सूत्र, समव्यांग सूत्र, उपासक वैशांग आदि ग्रंथों के अधिकांश भागों की रचना इसी काल में हुई। इस युग में प्रसिद्ध जैन विद्वानों में जम्बू स्वामी, स्थूलभृद, यशोभृद और भद्रबाहु आदि उल्लेखनीय हैं। इनके नाम आप बच्चों नोट करते रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हुई साहित्यिक की बात, और आगे हम इसी क्रम में चलते हैं भाषा और लिपि। उस समय की भाषा क्या थी, उस समय की लिपि क्या थी? तो मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा क्या थी? पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेख पाली प्राकृत में ही उत्कीर्ण करवाए तथा इसे राजभाषा भी बनवाया। यानी उस काल की जो भाषा थी वो थी पाली, और वो जनसाधारण के समझ में आसानी से समझी जा सकती थी। उसके अभिलेखों में 2 प्रकार की लिपियों का प्रमुख रूप से प्रयोग मिलता है।
एक तो होती है खरोष्टी और दूसरी होती है ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी जो लिपि है वो ईरानियों के प्रभाव में आई। ये देश के पश्चिम खरोष्टी लिपि ईरानियों के प्रभाव से हमारे यहाँ आई और ये देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों तक सीमित ही रही। और ये लिखी कैसे जाती है? दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट। साम्राज्य के शेष प्रदेशों में ब्राह्मी का प्रचलन था। इस समय संस्कृत शिक्षित समुदाय एवं साहित्य की भाषा थी। मौर्य काल में धार्मिक तथा साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान था। विद्या केंद्रों में शास्त्रीय विषयों के लिए संस्कृत का ही प्रयोग होता था। उस काल में संस्कृत का बहुत प्रचलन था और संस्कृत के जो ग्रंथ लिखे जाते थे, तो संस्कृत मौर्य काल में धार्मिक तथा साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए, साहित्यिक की रचना भी हुई। जैसे कि आपने देखा कि कालिदास के जो नाटक है वो गुप्त काल में आएंगे और उस समय भी में भी संस्कृत और व्याकरण की रचना, जो पाणिनि ने व्याकरण की जो रचना की है वो उसी काल में हुई है। तो विद्या केंद्रों में शास्त्रीय विषयों के लिए संस्कृत का प्रयोग होता था। उस काल में संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अब यहाँ पर यह है कि इस काल में जो भाषा और लिपि थी वो किस प्रकार से जनसाधारण बनी या लोकप्रिय क्यों हुए, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अशोक के जो जितने भी लेख थे, अभिलेख थे, शिलालेख थे, वो इतने लोकप्रिय क्यों हुए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण तो ये रहा कि उसकी जो लिपि थी वो जनसाधारण की थी। उसने जो लेख उत्कीर्ण करवाए, चाहे अभिलेखों पे कराए, चाहे शिलालेखों पे कराए, चाहे चैत्य पे कराए, चाहे विहारों पे कराए, जो भी लेख समझ में आ गया और उसके धम्म के जो नैतिक आचरण के उपदेश थे, धम्म यानी नैतिक आचरण उपदेशों का संग्रह, उनका भी बहुत प्रचार और प्रसार हुआ। तो यहाँ पर जो लिपि थी वो जनसाधारण की थी और लिपियाँ दो थी, खरोष्टी थी और ब्राह्मी थी। तो इनका महत्वपूर्ण स्थान है मौर्य काल के इतिहास में। यहाँ पर आज मौर्य काल कंप्लीट होता है और इसको मैं एक उससे आपको समझाऊंगी कि मौर्य काल जो है, मैं आपको बार बार, आपको लगेगा कि मौर्य काल को बार बार मैं आपको इसलिए इस काल पे जोर दे रही हूँ क्योंकि ये प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालों की श्रेणी में आता है और यहीं से प्राचीन काल के इतिहास का शुरुआत तो आपके मगध वंश से होती है, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इतिहास की शुरुआत होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य का वर्णन है और अशोक, जिसे विश्व का महानतम सम्राट भी कहा गया है, उसका वर्णन है। तो जितने भी अशोक के कालीन जितने भी युद्ध हुए, या युद्ध तो कलिंग का युद्ध ही उसका जीवन का अंतिम युद्ध था, और उसके बाद की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो धर्म पे हो, चाहे उसने राज्य की प्रजाहित कार्य किए हो, उसको आप एक इंडेक्स के रूप में, कि आप एक कल्पना के रूप में पढ़ेंगे कि अशोक ऐसा राजा था जिसकी तुलना किससे, सिकंदर महान से, नेपोलियन बोनापार्ट से भी ज़्यादा उस पर की गई है, कि अशोक को अकबर से भी महान का, अकबर के बराबर इसकी तुलना की गई है। तो किन कारणों से की गई और अशोक का इतिहास में क्या स्थान है, क्या हम अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं या इसे उत्तरदायी कहा गया है। तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के पहलू को मद्देनजर रखते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, जैसे यह है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया।
उसके ऑप्शंस इस प्रकार है कि 4 में किया, 7 में किया, 5 में किया या 8 में किया, ये आपको याद करना है। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की वह पहला जैसे सार्वजनिक शिक्षा, दूसरा मनोरंजन प्रिय, तीसरा उच्च नैतिक स्तर, चौथा खेल और प्रेम। तीसरा इसी में है कि मौर्य काल का जो मानक सिक्का था, मौर्य काल का मानक सिक्का था, उसे क्या कहा गया? निषक कहा गया, मासक कहा गया, कुशनल कहा गया या पर्ण कहा गया। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, तो आप उसमें से नोट करके जो भी आपको बच्चों ये प्रश्न दिए जाने हैं उनको आप हाँ मतलब सीधा जैसे आए उसको आप टटोल के वापस आंसर याद कर लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य क्या है? स्तूप है क्या, राजप्रसाद है या स्तंभ है या गुफाएं हैं? नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों हैं? क्यों है? पहला जैसे राज्य की भाषा थी, दूसरा उस समय की एकमात्र भाषा थी, तीसरा अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, या चौथा तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। तो इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि शारदा या खरोष्ठी लिपि? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आप याद करेंगे तो आगे आपको सुविधा होगी। आगे का जो टॉपिक हम लेंगे वो है मौर्योत्तर कालीन, यानी मौर्य काल के बाद का काल। उसमें जैसे सुंग वंश हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक और व्याख्यान मौर्य काल पे उसको इंडेक्स के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।